देखिए, हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। बर्मुडा ट्रायंगल, जैसे हमने आपको बताया, बर्मुडा एक द्वीप है जो कि यूनाइटेड किंगडम का द्वीप होता है। और ये जो है आपके बर्मुडा नामक द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और ये जो पार्ट है ये है फ्लोरिडा, जैसे हमने आपको बताया था, यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत जो कि नीचे की तरफ यहाँ पर आता है। और जो ये जो आपके द्वीप हैं, द्वीपों का समूह, ये है बहामास। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है? पोजीशन कैरेबियन सागर में। ये बहामास है, ये आपके फ्लोरिडा तट है, और यहाँ कहीं जो है आपके बर्मुडा है। तो बर्मुडा आइलैंड अगर कहा जाए तो वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो बर्मुडा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के तट पर एक बहुत ही प्रमुख बीच है, बहुत खूबसूरत बीच, जिसे कहा जाता है मियामी बीच। मियामी के नाम से जाना जाता है। तो ये मियामी बीच है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे स्थित होती है, और बहामास ही है। इन तीनों के बीच में इस त्रिभुजाकार अवस्था में, ट्रायंगल शेप में, एक रहस्यमयी क्षेत्र स्थित है। रहस्य से भरा हुआ क्षेत्र। रहस्यमयी क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है या कैसे कहा जा रहा है? तो रहस्यमयी क्षेत्र इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपके जो आपका एक तरह से ये क्षेत्र है, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जाना, मिस्ट्री। अब मिस्ट्री है क्या? मिस्ट्री ये है कि इसके ऊपर से या इसके आसपास से 20 किलोमीटर दूर तक, 20 किलोमीटर की रेंज में, आसपास के 20 किलोमीटर के रेंज में कोई भी वस्तु यहां पर जाती है तो अपने आप गायब हो जाती है। और ये इंसिडेंट आज से नहीं, बहुत पहले से आपके चले आ रहे हैं। इन इंसिडेंट्स को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। और ये घटना आज से नहीं घटित हो रही है, बरसों बरस से घटित हो रही है। 18वीं शताब्दी में पहली बार, और भी पहले पता नहीं कितनी चीजें ऐसी हुई होंगी। जैसे मान लीजिए समुद्री जहाज है, बहुत सारे समुद्री जहाज समुद्र में निकला करते थे, उनको ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं था। समुद्री जहाज अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो ये मान लिया जाता था कि समुद्र में तूफान आया होगा, डूब गया होगा जहाज। तो जहाज तो बहुत डूबे, लेकिन जहाज के डूबने का कारण भी पता नहीं चल पाता था। वजह यह था कि मीडिया कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, हम लोग का कोई जो सिस्टम था, ऐसा कोई जो है सिस्टम नहीं था जिससे कि हम वॉच कर सकें। तो इसलिए जो आपके सिस्टम थे वो इतने फ्रूटफुल नहीं थे, और उतने जो है आपके ये कह सकते हैं कि इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, जिसकी बल पे हम ये कह सकें कि हाँ, ये सारी चीजें जो है बर्मुडा की जो है आपके, या फिर जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सारी चीज हम जान पाते हैं। या किसी भी समुद्र की बात अगर हम करें, हम इसी क्षेत्र की बात ना करें, बहुत सारे ऐसे जहाज हुआ करते थे, अपनी यात्रा में निकला करते थे, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते थे। तो उसका रीजन क्या होता था? तो ये रीजन कुछ भी होता हो, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि समुद्र में अक्सर तूफान उठते रहते हैं। तूफान की वजह से समुद्र में जहाज फंसे होंगे और जहाज डूब गया होगा और सारे लोग मर गए होंगे। तो इस तरह की घटना, असंख्य घटनाएं हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ढेर सारी इस तरह की घटनाएं हैं, और ये घटनाएं हमेशा इस तरह से चलती रहती हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर 18वीं शताब्दी में आकर के, जब यूएसए, क्योंकि पूरा यूएसए का क्षेत्र है, तो यूएसए से जो है आपके आर्मी 150 सैनिकों का जहाज जो है आपके एक तरह से यहां से गुजरा। तो मेनली जो है आपके आर्मी और मिलिट्री के जो लोग होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनका ये पता रहता है कि हाँ भाई, अगर कोई आर्मी जा रही है तो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से, या फिर कहीं पे लड़ाई करने के लिए, या फिर कोई जो है आपके वर्क से। तो अगर वो आर्मी टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी तो फौरन पता चल जाएगा कि हाँ, आपके एक तरह से वो आर्मी नहीं पहुंची।
कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई। इसके ऊपर से गुजरने वाला हवाई जहाज 150 सैनिकों का जहाज था, वो गायब हो गया, क्योंकि रडार सिस्टम भी पहले नहीं थे, रडार सिस्टम भी बहुत बाद में आए। तो रडार सिस्टम और थे भी तो बहुत इफेक्टिव नहीं थे, दूर तक नहीं आपके एक तरह से क्लियरेंस हो पाता था। तो नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं थी, नेटवर्क जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। और पहले इनसेट जो हम लोग भेजते थे वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के नहीं होते थे। तो हाई टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से हम लोगों को जो कम्युनिकेशन होता था वो बहुत ही वीक होता था। तो जिसकी वजह से क्या है कि जहाज यहां से गुजरा और 150 सैनिकों का जहाज गायब हो गया। इसी तरह से बताया जाता है 150 सैनिकों का एक और जहाज गायब हुआ। फिर इसी तरह से यहीं से एक 500 यात्रियों का जली जहाज यहां से होकर के गुजरा। कैप्टन कुक नामक एक व्यक्ति थे जो जहाज के कप्तान थे। 500 यात्रियों के जहाज को, जली जहाज को लेकर के ये जा रहे थे। ये एथीस्ट थे। एथीस्ट मतलब होता है जो गॉड में फेथ नहीं रखता, भगवान में, खुदा में, अल्लाह में कोई फेथ नहीं रखता, ऐसे लोगों को एथीस्ट कहा जाता है। तो ये एथीस्ट थे, इनको गॉड वॉड में कोई विश्वास नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये जहाज को लेके जा रहे थे। इन्होंने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे, और साइंस की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में जो है आपके चीजों के बारे में जाना था। तो यहां भी हल्का फुल्का ये इस तरह के मिस्ट्री को जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर जहाज लेकर के जा रहे थे। इन्होंने अपने अनुमान को बताया है, यहां से बहुत कम लोग निकले हैं बच के। ये ऐसी जगह है जहां पर पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं आ पाता। तो ये यहां से अपनी जहाज को लेकर निकले हैं, इसलिए इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। और ये जो कहानी इन्होंने बताई है उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इस तरह की जो कहानी है इसको इस तरह से बताई कि इन्होंने एक चीज इस तरह से डिफाइन करी कि इन्होंने कहा कि जहाज इनका जा रहा था यहां से, और ये जहाज जब यहां से जा रहा था तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा लगा कि जैसे जहाज कोई किसी चीज से टकरा गया, और टकराने के बाद उसने दिशा बदल दी। ऐसा लगा कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं, किसी दूसरी तरफ कोई खींच रहा है। एकदम से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया अपने आप, और डायरेक्शन चेंज होकर के खींचने लगा जहाज। तो इन्होंने जो है आपके कोशिश करी कि इस जहाज को बहुत अच्छे से चलाया जाए, बहुत अच्छे से जो है फिर से ट्रैक पर लाया जाए, फिर वही उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाया जाए। लेकिन ये उस जहाज को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्होंने अपने साथ के जितने लोग थे, डेक पे जितने लोग थे, उन सब से कहा कि जहाज को जो है आपके एक तरह से कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, और धीरे धीरे कंट्रोल खोता जा रहा था। धीरे धीरे क्या है कि सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए। किसी इंस्ट्रूमेंट की सुई इधर जा रही है, किसी की इधर जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके लाइट भी चली गई, इंजन भी सीज कर गया। तो जो आपके बड़े जहाज होते हैं उनके कई इंजन होते हैं जिस पर वो वर्क करते हैं। एक इंजन सीज कर गया, दूसरे इंजन को स्टार्ट किया गया, और दूसरी जो है आपके सिस्टम को चलाया गया। तो अब क्या है कि वहां पर क्या है कि जहाज लेकर के जा रहे हैं ये, अब इंजन सीज कर गया, लाइट चली गई, सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, एकदम अंधेरा हो गया, सारी चीजें थी। तो यही चीज जो है इन्होंने फिर एग्जामिन करी कि हाँ एक्चुअल में हो क्यों रहा है। इनका फौरन दिमाग स्ट्राइक किया कि ये तो बड़ा मिस्टीरियस रीजन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहां की मिस्ट्री ये है कि कहां, जहां से लोग नहीं लौटते। ये समझ गए कि हम लोग फंस गए, अब हम लोग उस जहाज को लेकर के उस एरिया में फंस गए। तो इन्होंने फिर जिस डायरेक्शन में खिंचाव हो रहा था जहाज का, इन्होंने कहा उसके विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू करो, अपना डायरेक्शन छोड़ दो, जिधर की तरफ हम खींच रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में कोशिश करो। तो इन्होंने खूब कोशिश करी, लेकिन इनको लगा कि हम नाकाम रहेंगे। तो जब इनको लगने लगा कि अब जहाज नहीं बचेगा और हम सब लोग नहीं बचेंगे, तो इन्होंने डेक पर
शिप पर अनाउंस कर दिया, और अनाउंसमेंट ये कर दिया कि हम लोग बरमुडा के मध्य फंस गए हैं और अब जो है जहाज नहीं बच पाएगा, डूब जाएगा, और जो है हम लोग का अंतिम समय आ गया। ये सुनते ही 500 यात्री थे, अफरा तफरी मच गई, लोग दौड़ भाग करने लगे और एक तरह से जहाज भी डिसबैलेंस होने लगा, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मतलब स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। इन्होंने जब डेक पर डिक्लेयर किया तो उसमें हर व्यक्ति, क्योंकि अंतिम सांस जब आती है या अंतिम पड़ाव की तरफ आदमी बढ़ता है तो फिर ऊपर वाले को ही याद करता है, क्योंकि तभी याद आती है जब तक जो है आपके एक तरह से जरूरत नहीं पड़ती, आदमी याद नहीं करता। तो वो स्टेज ऐसी थी कि सबको लग रहा था अब मेरी मौत सामने है, इसलिए सबको ऊपर वाले की याद आ रही थी, इसलिए सब ऊपर वाले को याद कर रहे थे। तो अब हुआ क्या कि जितने लोग थे वो सब के सब बस गॉड को, खुदा को, भगवान को, अल्लाह को जो है आपके पूछ रहे थे और बस दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह से हम लोगों को बचा ले। इन लोग प्रयासरत थे। एकदम से क्या हुआ, फिर से जहाज को एक बहुत भयानक झटका लगा, और ऐसा लगा कि जैसे, क्योंकि इन लोग जिधर खींच रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर एक झटका लगा और जहाज स्मूथली चलने लगा। ऐसा लगा फिर जहाज टकराया किसी चीज से और स्मूथली चलने लगा। वो एक्चुअल में क्या था कि जो खिंचाव होता था, जो एक तरह से उस एरिया में जो खिंचाव था, उस खिंचाव से जब जहाज निकल जाता था तो स्मूथली चलने लगता था, तो वहां से जहाज स्मूथली निकल गया। उस दिन उन्हें एक बात ध्यान आई कि इस जगह से, क्योंकि लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि हाँ हमें किसी तरह से बचा ले, उनको एक बात समझ में ये आई, हाँ कोई ना कोई सुपरनैचुरल पावर जरूर है, और ये सुपरनैचुरल पावर जो भी है, जिसको हम भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा के नाम से जानते हैं, इन सब को जो भी आप नाम दें, लेकिन ऊपर वाला एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जो है आपके पावर है ऊपर, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। तो उस समय उनको यह समझ में आया कि शायद किसी की दुआ ऊपर वाले ने सुन ली और हम सबको बचा लिया, और ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, ये कोई सुपरनैचुरल पावर का काम था जिसने हम लोगों को इस डेंजर से बचाया। तब से वो गॉड में फेथ करने लगे, गॉड को मानने लगे, और उन्होंने माना कि हाँ ऊपर वाले ने जो है आपके एक तरह से फेथ में जो है उसमें करने लगे, और उसके बाद फिर जो है वो गॉड को मानने लगे। तो ये जो है उनकी पूरी कहानी थी। अब जब वो बाहर निकल करके आए इस क्षेत्र से, तो इन्होंने क्या कहा या किस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश करी। तो इस एरिया में, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दो चीजें बहुत गौर से एग्जामिन करी। पूरी सीन उन्होंने जो है दिमाग में क्रिएट करी और सोचा कि क्या क्या घटनाएं हुई। घटनाएं ये हुई कि लाइट चली गई, इंजन सीज कर गया, मीटर इधर से उधर जा रहा था। तो क्योंकि ये साइंटिफिक बैकग्राउंड के आदमी थे, तो कैप्टन कुक जो थे उन्होंने फिर कहा, उन्होंने ये कहा कि जरूर यहां पर सर्वाधिक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। क्यों? आपने पढ़ा होगा, जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, खुद से मैग्नेटिक फील्ड आपके डेवलप्ड है, इसके मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर पहले से मौजूद है, सपोज कर लीजिए, अब इसी के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट आप रख दीजिए जिसकी खुद की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो, तो ये जो छोटा मैग्नेट होगा, इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नल हो जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती है। तो एक बड़े फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एक छोटे मैग्नेट को रख दें, छोटे मैग्नेट का इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बड़े फील्ड में आ गया, तो छोटे का इफेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैग्नेट, बड़े वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इफेक्ट दिखाने लगता है।
वही सेम कंडीशन इन्होंने कहा यहां पर हुई, क्योंकि जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम करते हैं, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए। इसके मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट काम करना क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए। तो इसलिए यहां के लोगों का ऐसा मानना, यहां पर बहुत ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर बहुत अधिक हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये जो आपके क्षेत्र है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से भरा हुआ है, और बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं, यहां पर स्थित हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहां पर बताया गया, कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, कुछ वैज्ञानिक मानने लगे कि हाँ यहां चुंबकीय बल रेखाएं हैं। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कह दिया कि यहां पर पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा कहां होंगी? आपको पता है कि अगर अर्थ है तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती हैं इस तरह से। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की सर्वाधिकता होगी वो कहां पे होगी? पोल्स पर, ध्रुव पर। तो ध्रुव जो होता है, पोल जो होता है, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कहने का दावा किया कि यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव स्थित है। लेकिन बात फिर बदल गई। वजह यह है कि दोनों पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो पहले से डिसाइडेड है। एक कनाडा में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप के पास पाया जाता है जो कि उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा एंटार्क्टिका में है जो कि आपके दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों डिसाइडेड है। ये कहां है? एक कनाडा में है, एक एंटार्क्टिका में है। तो यहां तो कोई ध्रुव हो ही नहीं सकता। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां कैसे आ गई या किस तरह से आ गई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। बस ये माना जाता है, कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं बस, जिसकी वजह से सारी चीजों को आकर्षित कर रही, और आकर्षित होने की वजह से यहीं पर आकर्षित होकर के सारी की सारी चीजें अंदर जो है आपके खत्म हो जाती। अब ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधाराएं कैसे हैं या किस तरह से होती हैं? तो विचारधाराओं में अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो आपके एक तरह से जितने भी जो आपके क्षेत्र है या जितने भी रीजन हैं, ये सारे के सारे रीजन जो आपके यहां पर होते हैं और मिस्टीरियस जो है घटनाएं यहां पर घटित होती हैं, उन घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो हमारा जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है इस जगह का, वो ज्यादातर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। लेकिन कुछ का ऐसा भी मानना है, कुछ और क्या बताते हैं, कुछ ये बताते हैं कि जब आप ज्वालामुखी पढ़ रहे थे वोल्केनोज, तो दूसरे वैज्ञानिकों का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बताया जा रहा है कि दूसरे वैज्ञानिक क्या बताते हैं या किस तरह से बताते हैं। आप जब वोल्केनोज पढ़ रहे थे तो आपने एक पेटी पढ़ी थी, मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। तो मिड अटलांटिक बेल्ट यहां से अटलांटिक ओशन से होकर के जाती थी, और मिड अटलांटिक बेल्ट यहीं से होकर के जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर ढेर सारे भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखियों की अधिकता है यहां पे। तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से कुछ गैसें निकलती हैं, और इन गैसों में जो सर्वाधिकता होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इन सब गैसों की होती है। इन गैसों में ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। आगे चल करके आप पढ़ेंगे एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जो एनवायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं या एनवायरमेंट के जो टेम्परेचर है उसको इंटैक्ट रखती हैं, बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है उस जगह का। तो यहां के लोगों का ऐसा मानना या कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना कि यहां पर ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से आसपास के एनवायरमेंट में, आसपास के रीजन में जो है आपके ग्रीन हाउस गैसेस की अधिकता हो गई है। ग्रीन हाउस गैसेस की अधिकता होने की वजह से
यहां पर क्या हो गया है, यहां पर जो है आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, और टेम्परेचर के डेवलप हो जाने की वजह से इन रीजन्स में क्या हुआ है, इन रीजन्स में जो है आपके जो वायु है गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर की तरफ उड़ गई है, और जो वायु ऊपर की तरफ उड़ गई है यही जो है गर्म होकर के जो ऊपर की तरफ उठती है, वही जो है उसकी वजह से नीचे वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, और वैक्यूम अगर क्रिएट हो जाएगा तो लो प्रेशर रीजन हो जाएगा, और कोई भी चीज खिंचती है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो यहां के लोगों का मानना है ग्रीन हाउस गैसेस की अधिकता हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस ने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर ने वायु को गर्म किया, गर्म करने से वो एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होने से उनका घनत्व कम हुआ, डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम होने से हल्की हो गई, हल्की होने की वजह से ऊपर चली गई। वायु जब ऊपर चली गई तो नीचे वायु का अभाव हो गया, और वायु का अभाव होने की वजह से, एयर की डेफिशिएंसी होने की वजह से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जबकि आसपास के रीजन में हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर अट्रैक्शन होता है, इसीलिए सारी चीज हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर भाग रही है। इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन किया गया यहां पे। तो हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर हर चीज जो है अट्रैक्ट हो रही है, भाग रही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना, ये सेकंड व्यूज थे, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना कि यहां पे वोल्केनोस की वजह से लो प्रेशर रीजन जनरेट हुआ है, और जिसकी वजह से सारी चीजें अंदर की तरफ आकर्षित होती है और गायब हो जाती हैं और अंदर चली जाती हैं महासागर के अंदर। दूसरा व्यू। तीसरा व्यू इसका क्या है? तीसरा व्यू इसका यह है कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने चीजों को अलग अलग पार्ट में रिसर्च किया है। आपने एक चीज सुनी होगी बहुत ज्यादा, वो एलियंस के बारे में। एलियंस शुरू से आप जानते हैं बहुत सारी चीजें, और एलियंस प्रूफ भी हैं कि हाँ एलियन जैसी कोई चीज होती है। इसके मतलब पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जिंदगी है, लेकिन कहां है वो आज तक नहीं पता, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में कहीं भी नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम को हम लोग छान मारे, हर जगह देख लिया है। इसके मतलब जो हमारा स्टार है, सन है, इसके अलावा जो दूसरे स्टार्स हैं वहां पर भी जीवन हो सकता है। तो किस सोलर सिस्टम से ये लोग आते हैं? तो हमारे सोलर पूरे सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं, सब जगह हम लोग देख चुके हैं, कहीं पर भी कोई जीवन नहीं है पृथ्वी के अलावा। अर्थ एकमात्र जगह है, लेकिन अर्थ के अलावा भी कहीं जीवन, इसके मतलब किसी दूसरे सोलर सिस्टम से, किसी दूसरी जगह से, सोलर सिस्टम से में भी जीवन होगा, वहां से लोग आते हैं। अब वो लोग आते हैं यहां पे, और ये एक नहीं सैकड़ों घटना इस तरह की घटित होती हैं। तो ये जो है आज से नहीं, बहुत पहले से इस पे रिसर्च भी चल रहा है, इस पे बहुत सारे काम हुए हैं। इवन आप लोगों को बताया भी जाता है, वो कई फिल्में भी बनी हैं, फिल्म के थ्रू भी बताया जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये रियलिटी है कि पृथ्वी पर लोग आते हैं। जैसे आपने देखी थी आमिर खान की पीके। पीके क्या थी? एक जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन जो कि किसी दूसरे जगह से आता है, वहां पे बताया गया दूसरे ग्रह से, लेकिन ग्रह पे नहीं है, किसी दूसरे ग्रह के मतलब दूसरे सोलर सिस्टम के ग्रह, दूसरी जगह से आया हुआ प्राणी था। उसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी थी, इतनी एनर्जी थी कि वो किसी को टच करता था, पूरी सारी इंफॉर्मेशन अंदर जो है खींच लेता था। ये सारी चीजें बताई गई। तो एलियंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके पास एनर्जी का भंडार है, हमसे बहुत ज्यादा वो डेवलप्ड है। कैसे प्रूव हुआ ये सब आगे हम लोग अभी देखते हैं। तो एलियंस, या फिर आपने एलियंस की एक और फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिसमें जादू जादू उसका क्या जो है नाम रहता है, तो उस तरह की फिल्म भी आपकी आई है। तो कई बार फिल्मों के थ्रू भी जो है चीजों को दर्शाया जा चुका है जो एक्चुअल में होता है। तो ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। तो एलियंस हमेशा आते रहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, अब ये घटनाएं बहुत सारी घटित हो चुकी हैं, तो इसको अगर आपको पढ़ना है ये सारी घटनाएं, तो बहुत सारी बुक्स आती है। जैसे एक बुक होती है यूएफओ,
यूएफओ, यूएफओ करके। यूएफओ क्या है? जिस यान से वो आते हैं उसको हिंदी में जैसे उड़न तश्तरी कहते हैं। पुराने लोग अगर होंगे, दादा दादी नाना नानी से पूछिएगा, बहुत प्राचीन समय में अक्सर लोगों ने आंख से देखी है उड़न तश्तरी आते हुए, फ्लाइंग सॉसर्स जिनको कहा जाता था। तो उड़न तश्तरी, फ्लाइंग सॉसर्स, इसी को यूएफओ कहा जाता है। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब जिसके बारे में पता नहीं है। तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में यूएफओ कह देते हैं। तो यूएफओ पे बहुत सारी किताबें लिखी गई और उसमें खूब घटनाएं आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की, यूरोप की, बहुत सारी घटनाएं उसमें पूरा दिया रहेगा। डेट, टाइम, किस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, सब कुछ दिया रहता है। ये सारी चीजें जो है आपके इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो यूएफओ नामक बुक जो है आपकी बुक होती है, या एक और किताब छपती है अनसुलझे रहस्य, पृथ्वी के अनसुलझे रहस्य। कुछ ऐसी चीजें जहां साइंस फेल कर जाती है। साइंस फेल करने का मतलब जहां पर आप कोई रीजन नहीं दे पाते, जहां पे साइंटिस्ट कोई रीजन नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ज्योग्राफी में अभी आगे आप चीजें पढ़ेंगे। तो वो क्या है? अनसुलझे रहस्य के नाम से किताब आती है, यूएफओ के नाम से किताब आती है। तो ये सब जो है आपकी इन चीजों को बताते हैं। ये सब पहले से डिसाइडेड है कि हाँ एलियंस होते हैं जो किसी बाहर की जगह से आते हैं, और ये आने के बाद जो है आपके कुछ ना कुछ इस तरह की जो आपके एक्टिविटी है वो पृथ्वी पे करते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी आपके एक तरह से आप पढ़ेंगे अगर इनको बुक्स को, तो आपको मिलेंगी। तो होता क्या था कि यहां पर जैसे घटनाओं में अगर हम देखें तो जैसे बहुत सारी घटनाएं आपके यूएस में होती है, और अगर इसको अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि जो आपके एक तरह से जो एक तरह से ये कहा जाए कि इन घटनाओं से संबंधित जितनी भी चीजें हुई हैं वो सिर्फ एक जगह पर नहीं कि एक ही जगह पे एक ही जो है कुछ लोग ही बता रहे हैं उसके बारे में। हर जगह इसको देखा गया, हर महाद्वीप में इसको देखा गया, इवन इंडिया में इसको देखा गया। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसको आप डिस्कवरी चैनल, जैसे डिस्कवरी चैनल होता है या जो है नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल है, इस पे अक्सर दिखाते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जहां पे खेती होती है, अर्जेंटीना के क्षेत्र में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं ब्राजील में होती है, अर्जेंटीना में होती है। अर्जेंटीना में खास तौर से जैसे होती है कि यान आए, कृषक ने कृषि की हुई है, लहलहाते खेत हैं, हरे भरे, फसलें एकदम तैयार हैं, कटने को तैयार हैं। अब जो है आपके फार्मर जो है वो आपका बस फसल को काटने ही वाला है। रात में गया सोने, अगले दिन सोचा कि आज काटेंगे। नेक्स्ट डे जब आया तो उसकी सारी फसलें जमीन पर लेटी रहती हैं, लेट लेट करके खूबसूरत आकृतियां बना लेती हैं, खूबसूरत आकृतियां, गोल गोल आकृतियां बना लेती हैं पूरे उसमें। तो ये गोल गोल आकृतियां जो बन जाती हैं, ये कैसे बन जाती हैं? तो इस तरह की घटना बहुत घटित होती है, खूबसूरत आकृतियां बन जाती हैं। तो ये सब नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल या फिर इसमें अगर आप देखेंगे डिस्कवरी में बहुत अच्छा दिखाते हैं ये। तो ये इस तरह की घटनाएं आपकी होती हैं। फिर ये घटनाएं जो आपकी होती हैं, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे ये जो कृषि वाली चीजें हैं, तो फसलों के साथ तो बहुत सारी जो है आपके इस तरह की चीजें हुई। अर्जेंटीना में कई बार ये हो चुका है, कई बार, क्योंकि वो वहां पर क्या होता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं अर्जेंटीना में। तो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रेजिंग वहां पर होती है, इसीलिए वहां पर आप देखते हैं कि जो पशुपालन है वो सबसे ज्यादा जो है आपके एडवांस्ड है वहां पे। और जो आपके पूरे पूरे खेत है वो पूरे लहलहाते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और घास बहुत ज्यादा होती है। तो अर्जेंटीना जो है एक तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में जो है आपके जाना जाता है। अब इसमें घटनाएं क्या होती हैं ये देखते हैं। अब देखिए जो घटनाएं घटित हुई, बहुत सारी इस तरह की घटना, तो अब जैसे इंडिया में हुई,
इंडिया में बताया जाता है, यूपी में ही कभी इंडिया टीवी ने बहुत पहले, हम बहुत छोटे थे तब हमने देखा था इस चीज को, इंडिया टीवी ने 3 दिन लगातार दिखाया था। तो उस टाइम डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं था, एक कृषक था, फार्मर था, तो उसने क्या किया, उसने वो अपने खेत पर जा रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, और सुबह सुबह के टाइम में जब वो जा रहा था तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि एकदम से जाते जाते उसकी नजर किस चीज पे पड़ी, उसके खेत के पास दूसरा खेत था, वहां पर एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, और वो ऑब्जेक्ट जो है आपके पूरी जो है उस पर दिखाई पड़ रहा था, खेत पर था, और थोड़ी ही देर में अपने आप फसलें खुद ब खुद उठ करके खिंच करके उस यान के अंदर भरने लगी, पूरी यान में। तो उसके पास एक छोटा सा जो है मोबाइल था जिसमें कैमरा बहुत अच्छा नहीं, क्वालिटी का नहीं था, उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। जब रिकॉर्डिंग कर ली तो उसी रिकॉर्डिंग को इंडिया टीवी ने 3 दिन दिखाया था। तो ये जो आपके रिकॉर्डिंग करके उन्होंने दिखाया, तो ये क्या था कि उस टाइम जो रिकॉर्डिंग थी वो बहुत क्लियर नहीं थी क्योंकि कैमरा बहुत अच्छा नहीं था। और उसी दिन, हो सकता है वही यान हो, उसी दिन एक और घटना घटित हुई, और वो घटना क्या थी, वो घटना थी आपके अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो है आपके ये जो घटना है, तो अर्जेंटीना में क्या हुआ कि यान दिखाई पड़ा, वो आया और उसने क्या किया, भैंसें चल रही थी, और भैंसें चलते चलते जो है आपके एक तरह से यान आया, एक भैंस के ऊपर आया, और भैंस के ऊपर आने के बाद पूरी की पूरी भैंस खिंच गई यान में। तो इस तरह की चीजें जो है आपके देखने को मिली। फिर आपके एक घटना मुंबई की है। मुंबई में जो है आपके देखा गया कि मुंबई के क्षेत्र में बहुत पुरानी घटना है, बहुत पहले जो है ये भी घटित हुई थी कि जो कुछ लोग थे, जैसे 2 लोग दिल्ली के थे, कहीं के थे, वो मुंबई गए थे एक व्यापार के सिलसिले में, और व्यापार के सिलसिले में जब गए तो किसी बीच ईच के पास कोई जो है आपके पेड़ वेड़ काफी थे, वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में वो बैठे नाश्ता कर रहे थे, सूर्य डूब रहा था, अंधेरा हो रहा था हल्का सा, तो एक व्यक्ति को अजीब सी आकृति खिड़की के बाहर दिखाई पड़ी, पीछे की तरफ पूरा पेड़ ही पेड़ थे, घने पेड़, अजीब सी आकृति दिखाई पड़ी, और उसने चौंक के देखा उस आकृति को, और उसने अपने दोस्त को दिखाया जो साथ में गया था, उसको दिखाया, और उन लोगों ने कहा कि ऐसी आकृति कभी हमने नहीं देखी, ना फोटोग्राफ में, ना इंसान के रूप में। वो अजीब से लोग थे, अजीब सी शक्ल थी जो इस तरह से घूम रही थी। फिर देखते देखते उन्होंने देखा कि एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, और एक व्यक्ति उसमें से खिड़की पर आकर के इन लोगों को बुलाने लगा इशारे से। तो जब बुलाने लगा तो इन लोगों को डर लगा, ये भाग गए बाहर। अब बाहर जाकर के एक तो था, कहने लगा भैया यहां से भागो, यहां कुछ चक्कर है, भूत बंगला है या कुछ इस तरह की घटना है, यहां पर जो चीज हम लोगों ने देखी वो बड़ी विचित्र थी। दूसरे ने कहा नहीं, कुछ देखते हैं। इन लोग घूम करके आते हैं और घूम करके देखते हैं रेस्टोरेंट के पीछे। तब तक काफी अंधेरा हो चुका होता है, सूर्य डूब चुका होता है, अंधेरा हो चुका होता है। तो इन्होंने देखा कि वो 2 व्यक्ति घूम रहे थे वहीं पे, और उसी झाड़ियों में, उसी वृक्षों के बीच में एक बहुत बड़ा सा यान खड़ा था, और यान पे नजर इस तरह से गई कि जब अंधेरा हुआ तो लाइट चमक रही थी। तो लाइट चमकने पे उन्होंने देखा, तब उनको पता चला, क्योंकि बहुत पेड़ों के बीच में था इसलिए जो है क्लियरली विजिबल नहीं था। जब लाइट दिखने लगी तो वो आपके यान जो है दिखाई पड़ा। उन दोनों में से दोनों थोड़ी देर टहले, उसके बाद यान के अंदर गए। अंदर जाने के बाद बहुत बड़ा सा जैसे डिस्क टाइप का पूरा यान था, तो ये उसके अंदर गए। अंदर जा करके हो सकता है कुछ कर रहे हो, कुछ शायद पुर्जे उर्जे खराब हो गए या कुछ हो गया, तो उन्होंने उठा करके उसमें से कुछ फेंका। हो सकता है नया लगाया हो या कुछ भी किया हो, अब कुछ इस तरह की चीज कुछ थ्रो करी उन्होंने बाहर,
और थोड़ी देर के बाद यान ऊपर की तरफ उठता चला गया अंधेरे में, और यान उठते 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 क्या हुआ कि ऊपर की तरफ चलता चला गया और बहुत दूर तक दिखाई पड़ा, उसके बाद फिर लगभग लगभग गायब हो गया आकाश। अच्छा, इन लोगों को ये लगा कि यार ये है क्या, ये क्या चीज है, इस तरह की चीज। तो ये वापस आए, जो मैनेजर था उससे पूछा रेस्तोरां का कि क्या कुछ यहाँ भूत ऊत रहते हैं क्या, या कुछ। उसने कहा नहीं, जब से ये रेस्टोरेंट है तब से हम यहाँ पे हैं, ऐसा कभी कोई घटना नहीं घटित हुई। वहीं पर एक रिसर्च स्कॉलर बैठा हुआ था जो रिसर्च कर रहा था, तो उसने सारी घटना सुनी। उसने कहा कि फिर हमें वहां ले चलिए जहां पर यह घटना हुई है। तो इन लोग वहां पर गए, वहां पर जा करके उन्होंने इसको जो है आपके बोला कि वहां पर ले जाकर के उन्होंने दिखाया कि हाँ यहां यहां यान था। जहां यान था वहां पे बहुत गहरा गड्ढा था, ऐसा था कि जैसे किसी चीज की नोक घुस गई हो, जमीन में गड्ढा पूरा दिखाई पड़ रहा था। उसने उस पुर्जे को भी दिखाया जो उसने फेंका, और पुर्जा उठा करके उसने जो है आपके जो रिसर्च कर रहा था व्यक्ति, वो अपने लैब ले गया। और लैब में जब उसने रिसर्च किया तो उसने ये पाया कि वो एक ऐसे मेटल का बना था जो मेटल अर्थ पर अवेलेबल ही नहीं है। वो एक ऐसा मेटल था जो आज तक पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है, जिसने ये प्रमाण दिया कि हाँ ये जो मेटल है ये अर्थ का नहीं है, इसके मतलब कहीं बाहर का है। जो ये प्रमाण देता था कि हाँ ये लोग यहाँ के नहीं हैं, कहीं बाहर के हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये एक तरह से जो एलियंस का आना जाना है ये हमेशा से लगा रहा है, ये आज से नहीं है। आपको इसी की एक घटना बताएं कि यूएसए की ही घटना है कि यूएसए में जो आपके क्षेत्र है, यूएसए के दो जो है आपके पायलट्स को ट्रेन किया गया, इसी की घटना बता रहे हैं, एलियंस को का पता लगाने के लिए पायलट्स को ट्रेंड किया गया, और ट्रेंड करके दो सबसे तेज चलने वाले यान दिए गए। 1930s की घटना है ये, और यान दिए गए और उसके बाद उनको पीछा लगा दिया गया। अब यूएसए सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश, उसका यान सबसे ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी की, हाई टेक्नोलॉजी की, उन्होंने पीछा करना शुरू किया। फास्ट जो है आपके जहाज दिए गए और बहुत फास्ट इन लोग पीछे गए उन जहाजों के। कुछ देर बाद ये दोनों जो है पायलट्स लौट आए, और लौट आकर के जो इन्होंने बोला उससे पूरी दुनिया जो है आपके एक तरह से हैरान परेशान हो गई। तो पहला शब्द जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि आज हम जितना डेवलप्ड हैं हमसे 1000 गुना वो ज्यादा डेवलप्ड है, 1000 गुना ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? उन्होंने बताया कि जो हमारे यान थे, हम लोग फुल स्पीड पर उनका पीछा कर रहे थे, तो मात्र 3 मिनट तक पीछा कर पाए। बस 3 मिनट में उनके यान इतने तेज चल रहे थे, इतने स्पीड में चल रहे थे कि 3 मिनट में वो आंख से ओझल हो गए हम लोग के, इतनी तेज यान चल रहे थे, और हाई टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो टेक्नोलॉजी 1000 गुना उस टाइम बताई गई पायलट्स के द्वारा कि हम लोग जहां आज डेवलप्ड है, हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा डेवलप्ड वो लोग हैं जहां से भी आते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी घटित होती रहती हैं, एलियंस का आना जाना लगा रहता है। तो तीसरा व्यू यहां बरमुडा त्रिभुज का ये है कि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि शायद एलियंस ने जो है, क्योंकि एलियंस मानव से बहुत डरते हैं इसलिए पास पास नहीं जाते, तो एलियंस जो होते हैं ये आपके, इन्होंने यहां अंदर अपना अड्डा बना रखा है, अपना एक ऑफिस बना रखा है, अड्डा, जहां पर जो है वो समुद्र के अंदर रहते हैं और सारी चीजों को जो है इसी वजह से आसपास की जितनी भी चीज गुजरती है वो सबको खींच लेते हैं अंदर। तो ये सब जो है आपके चीजें, और ये यहां पर रिसर्च कैसे शुरू हुआ, तो हमने आपको बताया था कि एक 500 यात्रियों का जहाज जो है आपके जो कैप्टन कुक वाला था उसकी घटना बताई। उसके अलावा भी एक और 500 यात्रियों का जहाज गायब हुआ था। कुछ मिलता नहीं है लेकिन वो जहाज मिला था। 500 यात्री थे लेकिन उसमें एक भी यात्री मौजूद नहीं था। इसी मियामी तट पर मिला था, फ्लोरिडा के। तो फ्लोरिडा के मियामी तट पर वो 3 दिन बाद मिला जब से गायब हुआ, और 500 के 500 यात्री गायब थे, उसमें एक भी यात्री नहीं था।
और उस जहाज पे सिर्फ एक कुत्ता था, एक कुत्ता बचा हुआ था। उस कुत्ते पर रिसर्च करने की कोशिश करी वहां के साइंटिस्ट ने, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए यहां से बहुत कम लोग ही बच करके निकले हैं, इसलिए आज भी ये मिस्ट्री बनी हुई है। जैसे पहली व्यू क्या था, सर्वाधिक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सबसे ज्यादा है। दूसरा व्यू क्या था, ज्वालामुखी के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लो प्रेशर रीजन जनरेट हो गया है, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर सारी चीजें खींच रही है। तीसरा व्यू क्या था, एलियंस ने अड्डा बना रखा है और यहाँ पे सारी चीजें खींच रही है। तो ज्यादातर वैज्ञानिक, क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो तीसरी वाला व्यू जो है ठीक नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहले दो व्यूज जो हैं वो आपके साइंटिफिकली हो सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी वजह से हो। ये प्रूव्ड है कि ध्रुव नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ पोल भी नहीं है, साउथ पोल भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया नॉर्थ पोल जो है आपके एलिजाबेथ द्वीप पर है, एलिजाबेथ द्वीप के पास जो कनाडा में है, और साउथ पोल जो है वो आपके होता है एंटार्क्टिका पे। तो ये जो त्रिभुजाकार अवस्था में, ट्रायंगुलर शेप में ये मिस्टीरियस रीजन जो है, इसी को नाम दिया गया क्या, बरमुडा त्रिभुज का। तो बरमुडा त्रिभुज अगर कहा जाए, बरमुडा ट्रायंगल कहां स्थित है ये पूछा जाता है, तो बरमुडा ट्रायंगल कहां स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है बरमुडा ट्रायंगल, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। और ये जो बरमुडा ट्रायंगल है इसी वजह से, क्योंकि यहां पे मिस्टीरियस चीजें होती रहती हैं, रहस्यमयी चीजें होती रहती हैं जिसका रहस्य नहीं पता चलता रहता, और यहां पर चीजें गायब हो जाती हैं, अंदर पता भी नहीं चलता। इसीलिए अटलांटिक महासागर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, ब्लाइंड ओशन, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है, अंध महासागर। तो अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक ओशन को अंध महासागर या ब्लाइंड ओशन भी कहा जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से ब्लाइंड ओशन या डार्क ओशन आप ये कह सकते हैं, जो कि आपके इस तरह की घटना यहां पर होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपके बरमुडा त्रिभुज ट्रायंगल कहां स्थित है। तो ऑप्शन जो होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो है आपके इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो है इंपॉर्टेंट जो है घटनाएं हैं जो कि यहां पर होती हैं बरमुडा ट्रायंगल के रूप में। तो बरमुडा ट्रायंगल इसलिए जो है आपके प्रसिद्ध होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर एक महत्वपूर्ण जो है आपके महासागर के रूप में यहां पर जाना जाता है। अब देखिए अटलांटिक महासागर में और भी अगर हम लोग देखें तो ये है बरमुडा, ये देखिए ये बरमुडा को डिफाइन किया गया है, ये बरमुडा है, ये बहामास के द्वीप है, ये बहामास है, और ये फ्लोरिडा राज्य है जहां पे मियामी तट है। तो इन्हीं के बीच में ये ट्रायंगुलर जो आपके रीजन है यही क्या कहलाता है, बरमुडा ट्रायंगल। ये बरमुडा ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। और ये जो है आपके वेस्ट इंडीज, ये पूरे जो द्वीप आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब वेस्ट इंडीज के द्वीप है, ये सब वेस्ट इंडीज के द्वीप है। तो वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं जिसमें हमने आपको बताया था, ये है जमाइका, क्यूबा, फिर नीचे है जमाइका, ऊपर है बहामास, यहाँ पे हैती, ये डोमिनिक रिपब्लिक, प्योर्टो रिको, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, तो इस तरह से जो है मार्टिनिक, तो बारबाडोस जो यहाँ पर नीचे होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये पूरे क्षेत्र में ये जो द्वीप है ये वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि कैरेबियन, ये कैरेबियन सागर है इसलिए इसको कैरेबियन देश भी वेस्ट इंडीज को कहा गया था। वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज क्यों कहा गया था, हमने आपको बताया था इंडीज इज बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो पश्चिमी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसलिए इसको वेस्ट इंडीज, जिसमें 11 देशों के द्वीप जो है आपके सम्मिलित होते हैं। और क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा मैक्सिको है, इसलिए इस पूरे पोर्शन को इसे क्या कहा गया, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से यहां पर जाना जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। दूसरी चीज, ये जो आप डिवीजन देख रहे हैं
ये जो सीमा देख रहे हैं ये क्या है, ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पाई जाती है। इसके सहारे बनी हुई है पूरी सीमा, किसकी, कनाडा, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, और ये है कनाडा। तो कनाडा और यूएसए को अलग करती है ये रेखा, और ये जो रेखा आपके अलग करती है ये विश्व की सबसे बड़ी शांति सीमा मानी जाती है। तो अब देखिए बहुत सारे आपने अक्षांश पढ़ नहीं है जो डिवीजन करते हैं। आपने 38 डिग्री पढ़ा था, 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, किसके लिए, कौन डिवीजन, किसको डिवीजन करता था, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता था। 17 डिग्री नॉर्थ, 17 डिग्री अक्षांश आपने पढ़ा था, किसका डिवीजन करता था, उत्तरी वियतनाम का दक्षिण वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम अलग होते थे। और 49 डिग्री अब आपने पढ़ लिया, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि जो है आपके अलग करता है इसको, जो कनाडा का क्षेत्र है उसे यूएसए। और इसी जो है आपके इस पर ढेर सारी झीलें पाई जाती हैं। यहां पे यूएसए में क्या है, बड़ी झीलें सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे बड़ी झीलें हैं जो कि यहां पर पाई जाती हैं। और यहां पर जैसे आपके ह्यूरॉन है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है, ये सब झीलें, विनिपेग है, तो ये सब जो है आपकी झीलें होती हैं, जो कि ढेर सारी झीलें यहीं पर स्थित होती हैं। तो 5 झीलों का समूह ये पूरे बड़े जो है आपके यहां पर पाया जाता है। तो इन झीलों को, जो ये जो झीलें पाई जाती हैं, ये बिल्कुल जो है आपके यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित होती हैं। इन्हीं के तटों के सहारे जो है आपके बहुत सारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे डेट्रॉइट है। अब कुछ शहर, तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे तो अपने आप जो है मिलेगा। तो जैसे डेट्रॉइट है, तो डेट्रॉइट क्या है, डेट्रॉइट एक ऐसा शहर है जो मोटरगाड़ियों का शहर माना जाता है। तो ये मोटरगाड़ियों का शहर, ये भी यहां पर स्थित होता है। फिर आपके यहीं पर शिकागो है, शिकागो भी यहीं पर होता है। तो शिकागो जो शहर है वो किस लिए जाना जाता है, विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। विनिपेग नामक क्षेत्र जो कि कनाडा में स्थित होता है, विनिपेग झील के पास, विनिपेग झील वहीं पर स्थित है। तो विनिपेग शहर जो है, विनिपेग को क्या कहा जाता है, विश्व की गेहूं मंडी, व्हीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। गेहूं मंडी क्यों कहा जाता है, इस विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी वहीं पर होती है। फिर यहीं पर आपके यूएसए का ये है, जो है यूएसए और कनाडा के जो है तटीय क्षेत्र में यहां पर द्वीप होता है जिसको कहते हैं वांकूवर द्वीप। वांकूवर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है कहते हैं सम्मेलनों का शहर, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलनों और मेलों का शहर। तो सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड फेयर्स, बहुत कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत मेले लगते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे आपके जो है शहर है जो कि आपके यहाँ पर मिलता है। सैन फ्रांसिस्को है यहीं पे, फिर यहीं पर आपके लॉस वेगस है। तो सैन फ्रांसिस्को जैसे है, तो सैन फ्रांसिस्को में जो है आपके एक तरह से ये माना जाता है, अब ये सब क्यों प्रसिद्ध है, सैन फ्रांसिस्को इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी जो प्राचीन समय के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जैसे आप देखते हैं यूरोप में लोग अपने दरवाजों को ब्लू कलर का पेंट करते हैं। ज्यादातर यूरोप में दरवाजे ब्लू कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, उनका यह मानना है कि ब्लू कलर जो है वो इविल स्पिरिट्स को दूर रखता है, बुरी आत्माओं को दूर रखता है। तो जितनी बुरी आत्माएं होती हैं वो जल्दी घर में एंटर नहीं करती, इविल स्पिरिट्स दूर रहती हैं। तो इविल स्पिरिट्स को दूर रखने का काम करता है। उसी तरह से यहां सैन फ्रांसिस्को में क्या मानना है कि अगर दरवाजे या गेट गोल्डन कलर के होंगे, तो गोल्डन कलर यहां का प्राइम कलर है, और गोल्डन कलर होने की वजह से आपके जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो नहीं आती, और शुभ भी माना जाता है। जैसे ब्लू कलर यूरोप में शुभ माना जाता है, वैसे गोल्डन कलर जो है आपके सैन फ्रांसिस्को माना जाता है। और सैन फ्रांसिस्को में जितने भी शहर में जितने भी आपके मकान देखेंगे आप, या कोई मॉन्यूमेंट देखेंगे, कोई बिल्डिंग देखेंगे,
कोई अपार्टमेंट देखेंगे, उन सब के गेट जो होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स के नाम से जाना था। यहीं पर लॉस एंजलिस और लॉस वेगस है। लॉस एंजलिस वेगस जो है, लॉस एंजलिस तो आपके प्रसिद्ध है ही है। लॉस वेगस जो है वो हॉलीवुड फिल्मों के शहर के रूप में जाना जाता है, जो कि यहाँ पर आपके स्थित होता है। तो हॉलीवुड फिल्मों का शहर है, जो कि आपके इस तरह से देखने को मिलता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो ये लॉस वेगस है, इसे यहाँ पे हॉलीवुड फिल्म्स का निर्माण होता है, बनती है। तो यहाँ की यूएस की जो फिल्म्स होती हैं उनको हॉलीवुड फिल्म कहते हैं। भारत में बनने वाली जो फिल्म होती हैं उनको बॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स के नाम से, क्योंकि अक्सर जो है आपकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम पूछ लेता है। तो फिल्म इंडस्ट्री जो यहाँ लॉस वेगस है उसमें जो है हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं। इंडिया में मुंबई मेन सेंटर है जिसको बॉलीवुड फिल्म कहा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है आपके वहाँ पर जो फिल्में बनती हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री उसको लॉलीवुड कहते हैं, लॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से जो है आपके अक्सर जो है शहर की प्रसिद्धि इसी तरह से होती है। दूसरी चीज ये कि अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो अलग होता है, लास्ट जो ये जो देश है ये है पनामा, पतला सा देश, पनामा के नाम से जाना। पनामा इस्थमस हमने आपको बताया था। इस्थमस क्या होता है, स्थल संधि, दो बड़े स्थल को, ये एक बड़ा स्थल, ये एक बड़ा स्थल, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली पतला स्थल का भाग, तो ये स्थल संधि पनामा इस्थमस के नाम से जाना था। तो ये वाला जो देश आप यहां से यहां तक देख रहे हैं ये है पनामा। यूएसए बहुत ही डेवलप्ड देश था शुरू से, और किसी भी देश का व्यापार जो होता है वो व्यापार किस पर डिपेंड करता है, वो मेनली डिपेंड करता है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं मेनली डिपेंड करता है जली जो है आपके उसमें जली मार्ग पर। और जली मार्ग में अगर हम लोग देखें ऐसे तो विश्व का सबसे व्यस्त जली मार्ग अगर कहा जाए तो वो उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग है। क्यों उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि जो यूएसए को यूरोप से जोड़ता है, यूरोप और यूएसए को जोड़ने वाला जो जली मार्ग है वो सबसे जो है आपके बिजिएस्ट कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसए का पूर्वी तट से पश्चिमी तट का व्यापार होता है। कुछ ऐसी चीजें यहां पर पाई जाती हैं जो इधर नहीं पाई जाती, जो यहां पाई जाती हैं यहां नहीं पाई जाती, तो यहां से इधर की तरफ जाता है। तो पूर्वी तट से जो सामान जाता है वो पूरा अटलांटिक महासागर होते हुए साउथ अमेरिका से नीचे घूम करके और तब जाकर के यहां पे पहुंचता है। तो अगर स्थिति ये है कि नॉर्थ अमेरिका अगर ये है, साउथ अमेरिका ये है, यहां से व्यापार होना है, यहां पर आना है, तो ये पूरा अटलांटिक महासागर घूम के दक्षिण अमेरिका होते हुए तब यहां पहुंचेगा। तो ये पूरा जो है आपके इस तरह से घूम करके जाना पड़ता है। इतना लंबा रास्ता तय करके जो है आपके ऐसे जाते हैं। इतना लंबा ना जाना पड़े इसलिए यूएसए ने क्या किया, तो यूएसए ने ये किया कि पनामा में यहां पर एक नहर बना दी, ये पनामा नहर। जैसे एक नहर आपने पढ़ी थी कील नहर यूरोप में, जर्मनी में, इसी तरह से यहां पे सू नहर है। सू नहर दो झीलों को जोड़ती है। सू नहर अगर कहा जाए SOO सू नहर, तो वो कनाडा यूएसए की सीमा पर होती है। तो ये जो है आपके पाई जाती है। और एक ये है पनामा नहर। पनामा नहर क्यों बनाई गई, पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों से जोड़ने के लिए। बहुत लंबा रास्ता ना, छोटा सा रास्ता कर दें, तो छोटे से रास्ते करने के लिए यहां पर एक नहर बना दी गई जो कि पनामा देश में स्थित है, इसलिए इसको पनामा नहर के नाम से जाना गया। तो पनामा नहर क्या करती है,
अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, क्योंकि इधर क्या है अटलांटिक है और इधर क्या है प्रशांत है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर पनामा नहर, और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नहर है जो लॉक सिस्टम पर आधारित है। लॉक सिस्टम पर आधारित होने का मतलब क्या हुआ कि इसे आवश्यकता अनुसार खोला और बंद किया जाता है। जब जरूरत होती है, जहाजों को निकलना होता है, तो इनका एक टाइम बना हुआ है, नहर को खोल दिया जाता है, नहर चलने लगती है, जहाज भी निकल जाते हैं। और जब आपके जहाजों का समय खत्म हो जाता है, नहर को बंद कर दिया जाता है जब कोई यूज नहीं होता। तो विश्व की एकमात्र बनी हुई लॉक सिस्टम पर आधारित नहर यही है पनामा नहर। यूएसए ने बनाया था इसको। यूएसए ने जो है आपके एक तरह से सारा कंस्ट्रक्शन किया और अपने लिए जो है आपके ये बनाया। लेकिन क्योंकि पनामा देश में है, तो किसी देश में कोई दूसरा देश तो जो है आपके एक तरह से बहुत कंट्रोल नहीं रख सकता। स्टार्टिंग फेज में यूएसए ने अपना कंट्रोल रखा, बाद में धीरे धीरे करके पनामा को हैंडओवर कर दिया। तो अब पनामा के पास ही है, टेक केयर यूएसए करता है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नहर जो बनाई गई, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर आप ये कह सकते हैं, जो लॉक सिस्टम पर आधारित, लॉक सिस्टम सबसे बड़ी जहाजी नहर तो अभी आप पढ़ेंगे, सुएज नहर है, तो सुएज नहर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन लॉक सिस्टम पर आधारित सबसे बड़ी नहर या लॉक सिस्टम पर आधारित कौन सी नहर है अगर ये कहा जाएगा, तो वो पनामा नहर के रूप में जानी जाती है। तो पनामा नहर जो है आपके इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होती है। तो ये जो है आपकी इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, जो कि अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ रही है, यहां से। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये घटना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है केप वर्दे। केप वर्दे नामक द्वीप है। यह भी पूछा जाता है केप वर्दे द्वीप कहां पर स्थित है। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक पतला सा जलीय मार्ग है, जो ये भूमध्य सागर, ये पूरा जल का भाग जो है ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। ये पूरा भूमध्य सागर का क्षेत्र हो जाता है। ये पूरा रीजन जो है आपके, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, और ये अटलांटिक महासागर है। यहां पे एक छोटा सा द्वीप है, तटीय क्षेत्र में एक स्थान स्थित है जिसका नाम है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर के होने की वजह से इसको कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर स्टेट। ये है जिब्राल्टर स्टेट। तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है, ये पहली चीज क्या है कि ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ये स्पेन देश है, मोरक्को है। स्पेन यूरोप का है, मोरक्को अफ्रीका का है। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि दो महाद्वीपों को अलग कर रही है, यूरोप को अफ्रीका से। तो अगर ये कहा जाए कि कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि और यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जोड़ किसको रही है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, ये भूमध्य सागर चारों तरफ से बंद है, इधर से खुला है। इसकी स्थिति क्या है, कमरे जैसी है, रूम जैसी है। तो जिस तरह रूम होता है, कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजा होता है, फिर वहीं से निकल जाता है, उसी तरह भूमध्य सागर को अगर आप देखेंगे, ये चारों तरफ से बंद है, यहां से जाने का रास्ता है। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या एंट्रेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, जिब्राल्टर जलसंधि को। तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी, तो एंट्रेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी या की ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से आना है जिब्राल्टर जलसंधि को, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है और भूमध्य सागर में एंट्री दे रहा है। तो एंट्रेंस, जो एंट्री डोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी या की ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित होता है।